आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। भारत में G20 समिट संपन्न हो चुकी है। दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश थे, उसके जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, वो यहां पर मौजूद थे। भारत चूंकि उसकी अध्यक्षता कर रहा था, ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह समिट करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़े काम के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से भारत ने इस समिट को अपने अंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन आज हम इसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो स्थिति इस वक्त दुनिया भर में उत्पन्न है, खासतौर से चाहे जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई है, या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर कोविड के बाद जिस तरह के हालात दुनिया भर में पैदा हुए, खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की भी जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन है। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इस बैठक से क्या कुछ हासिल हो पाया है, आज इसी चीज को हम जानेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कमर आगा साहब हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ एम्बेसडर केपी फाबियान साहब हैं, जो कि ये कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक मामले और खासतौर से जो कूटनीति और ये कहा जाए डिप्लोमेसी, उसमें अपनी अपने आप में एक सनद है। वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस बहस में, इस चर्चा में डॉक्टर उमैर अनस साहब, जो कि अनकरा यूनिवर्सिटी में विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, वहां प्रोफेसर हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले कमर आगा साहब, हम आप ही के पास आएंगे। अगर आपसे इस पूरी समिट को समझना चाहें, भारत के लिए कितना अहम रहा ये G20 का आयोजन? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। गवर्नमेंट ने इसको काफी इम्पोर्टेंस भी दी। फिर दूसरी तरफ ये भी था कि ये पूरी प्रक्रिया एक साल से चल रही थी। पता नहीं कितने शहरों में इसकी अलग अलग मीटिंग अलग अलग लेवल्स पे हुई। जिस तरीके से हमने देखा, चारों तरफ पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगी हुई थी, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने इसको इम्पोर्टेंस दी गवर्नमेंट ने। और दूसरी तरफ ये भी है कि एक बात का डर सबको लगा हुआ था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी जिसको आप एलानिया कहते हैं, घोषणा पत्र किस तरह से लाया जाएगा। इससे कि एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देश है जो बिल्कुल, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना है। रशिया ने साफ साफ कह दिया था कि आया तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो ये एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट था। दूसरी तरफ ये भी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो काफी, उसके पास एक्सपर्टाइज है। मिस्टर कैपी फाबियान साहब, आपसे अगर इस चीज को हम समझना चाहें, जाहिर है कि जिस तरह से कमर आगा साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आप कूटनीति, स्ट्रेटजी और खासतौर से जो डिप्लोमेसी की भारत की कामयाबी है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? ऐसा है, वो बोटलनेक यूक्रेन के बारे में था। जी। और अमिताभ कांत ने कहा है कि 200 घंटे उसके ऊपर बातचीत किया था। इसका मतलब है कि जैसे खमरागा साहब ने कहा, हमारे डिप्लोमेट्स ड्राफ्टिंग में बहुत स्किलफुल है, ड्राफ्टिंग में। ये तो एक अच्छा चीज़ है। लेकिन जो कुछ हुआ, हम वो बिग पिक्चर देखना है। एक कल और उसके एक दिन पहले, 2 दिन, रशिया ने वो यूक्रेन में, वो दान्यूब रिवर में यूक्रेन का पोर्ट्स है, जिससे ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए वो कोशिश किया था। और रशिया ने बॉम्ब किया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश किया। और यूक्रेन कहता है कि 270,000 270,000 tons of food grains were destroyed, रशिया ने किया। इसके मतलब है कि यूक्रेन को अभी कोई रास्ता नहीं है और ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए। और
अभी सोइंग सीजन आने वाला है, अगर उनके पास अभी बहुत स्टोर में है, कैसे और सो करेंगे, है ना? तो यूक्रेन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में था। और ये भी देखना है, ये पैराग्राफ 8 to 14 है वो हमारा 93 पैराग्राफ डिक्लेरेशन में। पहले पैराग्राफ का कहता है कि जो नेशंस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में जो पोजीशन लिया था उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दूसरा कहता है कि ये ह्यूमन सफरिंग बहुत है, और तीसरा कहता है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर रिस्पेक्ट करना है, कोई इन्वेशन ऑफ टेरिटरी होना ना होना चाहिए, लेकिन कहता नहीं कि रशिया ने इन्वेड किया। अच्छा, चौथा पार्ट कहता है कि जुलाई 2022 में, पहले गए साल में, जब ब्लैक सी एग्रीमेंट हुआ था, उस समय रशिया और यूनाइटेड नेशंस एक रिटन अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। उस पर जो वेस्टर्न सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, सिर्फ फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर के लिए वो सैंक्शंस को लिफ्ट करना था, और रशिया एक्सपेक्ट करता था कि वो सैंक्शंस लिफ्ट करेगा, लेकिन वेस्ट ने किया नहीं। इसलिए 8 जुलाई में, 17 जुलाई, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा बस हम सस्पेंड करता है। और हमारे G20 डिक्लेरेशन में एक पैराग्राफ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है बीच रशिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच में, ये G20 एंडोर्स करता है, वो इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन वो तो रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर फैबियन, एक चीज यहाँ समझना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत ने अपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उस चीज का जिक्र किया है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध है, उसका जिक्र है, लेकिन एक दिलचस्प बात ये नजर आ रही है कि इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जहां भारत अपनी मजबूती के साथ रशिया यूक्रेन जंग का जिक्र कराने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरी तरफ अब खबर इस तरह की मिल रही है कि यूक्रेन उस चीज से नाराज है जो वो चाहता था रशिया के खिलाफ, जिस अंदाज से इस जो है समिट में बातचीत वो नहीं हुई, डिक्लेरेशन में उस तरह की चीज नजर नहीं आती है, उसको लेकर के नाराजगी है। यूक्रेन ने कहा है कि बहुत नाराज है, लेकिन सब्सटेंस में अगर वेस्ट सैंक्शंस लिफ्ट करता है तो वो ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट स्कीम और रिसरेक्ट होगा। यूक्रेन को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूक्रेन ने पीआर के लिए कहा है कि बहुत नाराज है। और तीसरा बात है कि वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे मैं कहूँ, प्लीज करना, नहीं तो डिड नॉट वांट टू डिसप्लीज हिम। प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में वेस्टर्न डेलीगेशंस कहा है कि हमको पता है कि भारत में एक इलेक्शन हो रहा है अगले साल, और इस साल में भी इलेक्शन है स्टेट्स में। हमको ये पता है कि ये G20 का सक्सेस मोदी गवर्नमेंट को बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी ये बात है। और एक बात है कि अगर एक डिक्लेरेशन न होता तो G20 तो वीकन होगा, और वेस्ट ये चाहता नहीं है, क्योंकि वेस्ट G20 से बहुत प्रतीक्षा करता है ना। तो बहुत बहुत कारण है, ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैजिक से कुछ किया, नहीं। डिप्लोमेटिक स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी फैक्टर्स भी है। बिल्कुल। डॉक्टर उमैर,
अगर आपसे इस चीज को समझना चाहें, जिस तरह से केपी फाबियान साहब ने साफ तौर पे कहा कि जो डिप्लोमेट्स, जो डेलीगेट्स यहाँ आए थे, उन्होंने साफ तौर पर एक इशारा भी ये दिया कि भाई भारत में कई स्टेट में चुनाव हैं, आने वाले समय में चुनाव लोकसभा के भी होने वाले हैं, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से आप इस पूरी समिट में नरेंद्र मोदी के फेस को देखिए, प्रधानमंत्री के फेस को देखिए, चाहे वो कटआउट का इशू हो या जो भी जिस तरह से तमाम चीजें हैं, जो डेलीगेट्स हैं वो कटआउट से पूरी तरह से गायब होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहीं ना कहीं जिस तरफ इशारा कर रहे हैं केपी फाबियान साहब, वो एक तरह से दुरुस्त है। जी। देखिए, मैं इसमें जो उन्होंने कहा है फैबियान सर ने, तो ऑफ कोर्स उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। और क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो चुनाव लड़ने के लिए उसको जो भी मुद्दे होते हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी में कामयाबी भी उसके ही सर पे उसका जो श्रेय जो है जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये G20 की समिट कामयाब होती है और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को पूरा जाएगा और उसको वो इलेक्शन में भी उसका उन्हें फायदा होगा और फायदा लेना भी चाहेंगे। लेकिन हमें ये उसका एक राजनीतिक जो हमारे घरेलू राजनीति का एक एंगल है वो है, और ये सभी इसमें सभी पार्टियां होती हैं। अगर ये कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद वो भी करती, कोई कम कुछ ज्यादा। लेकिन मैं जो ध्यान दिलाना चाहूंगा वो ये है कि हम ये समझ के चल रहे थे कि शायद चाइना के नहीं आने की वजह से ये समिट एक ओवरशैडो हो जाएगा उस पर, कि एक बड़ा देश, बहुत बड़ा देश, बहुत मजबूत है, विश्व अकेले अमेरिका को टक्कर दे सकता है, वो नहीं आ रहा है। तो ये एक समिट एक कमजोर समिट साबित होगी, ऐसा माना जा रहा था। फिर रशिया ने ये भी कहा कि हम अगर यूक्रेन वॉर के बारे में कोई रेफरेंस आएगा तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, उस डिक्लेरेशन को। और ये मान के चल रहे थे कि डिक्लेरेशन शायद अब नहीं आएगा। इसी तरह से क्लाइमेट के इशू पर और क्रिप्टो करेंसी के इशू पर सहमति तो बन रही थी, लेकिन वो ज्यादा हम लोग समझ रहे थे कि वो उस पर ज्यादा कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जरूर बधाई देना चाहिए विदेश मंत्रालय को कि जिस तरह से उन्होंने रातों रात बैठक करके और सारे देशों के साथ बैठ करके जो रेजोल्यूशन पास कराया और जो डिक्लेरेशन सामने आया, उसमें चाइना ने भी साथ दे दिया और रशिया ने भी हाँ कर दी। और वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने बड़ा प्रेशर बनाया हुआ था कि वो इस समिट में आकर के वो भारत के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे कि वो वेस्ट की जो भाषा है वो पूरी की पूरी तरह रखे। आपको याद होगा कि जो बाली में जो समिट हुई थी उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो मांग थी वो एज इट इज आ गई थी। लेकिन इस मर्तबा जो रशिया ने कहा था कि अगर वो बाली का रिपीटेशन यहाँ पे हुआ तो नहीं हो। अभी आप देखेंगे जो भाषा इस समय इस्तेमाल की गई है बहुत साफ साफ है कि दोनों को कुछ कुछ मिला है। रिजोल्यूशन में कहा गया है कि जो बाली में जो हुआ है हम उस पोजीशन को रिट्रीट करते हैं, उसको मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन है हम उनको भी मानते हैं। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि रशिया वॉर या रशियन इन्वेजन, इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। और तो ये कहने से मैं समझता हूँ कि ये एक भारत की राजनीति का, भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके लिए एक बड़ा टेस्ट था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और उसको उन्होंने कामयाबी के साथ कर लिया है। और इसको ये भी कहा जाएगा कि अगर ये ना करा पाता भारत तो शायद G20 बहुत ही कमजोर हो जाता और चाइना को इस बात का मौका मिल जाता कि वो ये कहता कि अब G20 जो है वो एक पश्चिमी देशों के कंट्रोल में आ गया है और अब हमें कुछ दूसरे मंच तलाश करने चाहिए। तो G20 को इस तरह से कमजोर होने से भी बचाया जा गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये इसके कुछ बचाया ही नहीं बल्कि इसमें एक सदस्य को और बढ़ा दिया गया है। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमर आगा साहब, एक सवाल जो है आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं चाइना का जो अपना एक दबदबा और खास तौर से भारत और चाइना के बीच में जिस तरह का टकराव, और फिर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर चाइना और जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर उसका अपना एक रिलेशन है, वो एक तरह से बहुत ज्यादा बाधा बनता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें होती हुई नजर आई हैं,
भारत की जो साख थी, खासतौर से डिप्लोमेसी सेक्टर में अगर भारत को हम देखें, जिस तेजी के साथ भारत ने अपनी साख को बेहतर करने की कोशिश की है, वो भी अपने आप में बिल्कुल एक ये कहा जाए कि किसी उससे कम नहीं है, बहुत बड़ी ये उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ बदलाव होते हुए नजर आएंगे अब? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना कि बदलाव, ये बदलाव भी हैं। अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो दो भागों में बटी हुई नजर आती हम्म, है। एक तरफ तो ये पश्चिमी देश हैं, अमेरिका खड़े हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में जो देश आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे देश हैं इसमें ब्रिक्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके बड़े घनिष्ठ संबंध पहले अमेरिका के साथ रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन अर्जेंटीना की भी है, उधर ही चाहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिल्कुल वर्चुअल डिवीजन होता चला जा रहा है दोनों देशों में। और चाइना को ये बात का एहसास है कि उसका बहुत बड़ा रोल नहीं उसको नजर आता। तो इस ये एक बड़ी जो वो है, और एक नया, सब बात भी कर रहे हैं कि भाई हम नया एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर की भी बात की जा रही है, तो उसको क्रिएट करना है। नए बैंक्स के डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, डेवलपमेंट बैंक की भी वहाँ पे बात हो रही है उसको बढ़ाने के लिए। फिर ये भी बात हो रही है कि हम डॉलर में नहीं करेंगे ट्रेड। इस तरह के, यानी एक दो देश नहीं है, पचासों देश ये बात कर रहे हैं। ये एक पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और इसी, मैं समझता हूँ कि इसी को देखते हुए, जैसा कि एम्बेसडर फैबियन ने कहा कि पश्चिमी देश भी चाहते थे कि एक सहमति बन जाए डिक्लेरेशन में, और उन्हीं ने इस बात को एक्सेप्ट किया। बहुत ज्यादा उन्हीं ने शोर शराबा नहीं किया। दूसरी तरफ ये भी है कि साउथ अफ्रीका का ये अफ्रीकन यूनियन का ज्वाइन करना एक बड़ी बात है। अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन करने में मैं समझता हूँ कि पश्चिमी देश भी बहुत खुश हुए होंगे। उसका ये सही बात है कि इंडिया का इनिशिएटिव है, इसलिए कि अफ्रीका में इस समय बिल्कुल पश्चिमी देशों के खिलाफ एक रिवोल्ट सा नजर आता है। चैड, नाइजर, कैमरून और बहुत से देश हैं जिसके अंदर बराबर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कई कू हुए, और फिर उसके बाद ये हुआ। एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट तो है ही बेइंतहा स्ट्रांग वहाँ पे। नेशनलिज्म भी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है पूरे सहल रीजन में, और उसके अलावा उससे मिले हुए जो देश हैं वहाँ पे भी एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। तो वो अब दोबारा से यह है कि इन्हीं ने कोशिश एक है पश्चिमी देशों की कि एक काफी पैसा वहाँ पे अफ्रीका में पंप करने का और उनको विन ओवर करने का, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। और ये अफ्रीकन यूनियन के आ जाने से देखना ये आने वाले समय में कितनी उपलब्धि, कितना फायदा वहां पे होता है। इसलिए कि चाइना बहुत तेजी से अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर अपनी से बना चुका है। रशिया भी वहां पे बेहद पॉपुलर है। जहां भी हम देख रहे हैं कि वो उसके कू हो रहा है, वहां के लोग रशियन झंडा भी लेके आ रहे हैं, रशियन फ्लैग्स के साथ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक नया वो है। अब कितना इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये आने वाला समय बताएगा। सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं, सैंक्शंस बहुत इफेक्टिव अब नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे सैंक्शन लग रहे हैं वो वैसे वैसे वो देश चाइना, रशिया, इंडिया इनकी तरफ देख रहे हैं। और डी डॉलराइजेशन का अगर प्रोसेस हो जाता है तो ये सैंक्शन बहुत इफेक्टिव नहीं होंगे। और अफ्रीका में जो ग्रुप हैं कुछ जो प्रो अमेरिकन है वो एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो एंटी वेस्ट हैं वो एक तरफ नजर आते हैं। अफ्रीकन ये सहल देश जो है, इनका मानना ये है कि अफ्रीका के अंदर इतने समय से इनका पहले तो शासन रहा रशिया फ्रांस का, फिर उसके बाद ये है कि वहां पे हमारे पास जो समय गवर्नमेंट बनी खत्म हो वो गया है। हमारे पास समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। आज की बहस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।